हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाए हैं एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या एंजियोग्राफी के बाद तुरंत एंजियोप्लास्टी करना कंपलसरी है, और अगर करते हैं तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, डॉक्टर्स क्यों प्रेशराइज़ करते हैं कि आपको तुरंत एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या वो करने में गलत है या सही है। काफ़ी लोग इसको ऐसा इक्वेट करते हैं कि डॉक्टर्स आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको अननेसेसरी डराते हैं, तो क्या वो सही है, क्या गलत है, उस बारे में बात करेंगे। इसको टेक्निकली हम एडहॉक एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, यानी कि ऑन टेबल एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी के तुरंत बाद जो कर दिया जाए, डिसीजन तुरंत अगर लेके कर दिया जाए, उसे एडहॉक एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो क्या ये एडहॉक एंजियोप्लास्टी ज़रूरी है, किस सर्कमस्टेंस में ज़रूरी है, कब आप इसको मना कर सकते हैं, कब आपको मना नहीं करना चाहिए, तो उस बारे में बात करेंगे। क्या इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूज़फुल डेफिनेटली होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टॉपिक को बिल्कुल एंड तक देखिए ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के क्लिनिकली यूज़फुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। और आपको मेरे सब्सक्राइबर अगर आप बनते हैं तो आपको इन कंटेंट का डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलता है ताकि आप उन कंटेंट को जल्दी देख सकें, उनका फ़ायदा ले सकें। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। एडहॉक एंजियोप्लास्टी यानी ऑन टेबल एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी के तुरंत बाद जो किया जाता है, क्या वो करना चाहिए या नहीं, उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, उस बारे में। बेसिकली एडहॉक एंजियोप्लास्टी का मतलब ये है कि समझ लीजिए एंजियोग्राफी हमने की, एंजियोग्राफी में अगर आता है कि साहब एक नली या दो नली में ब्लॉकेज है, 80-90% के आसपास है, तो रिलेटिव्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि हाँ ये पेशेंट का एंजियोप्लास्टी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं तो अभी पेशेंट टेबल पर ही है, शीट हाथ में है, तो इससे हम एंजियोप्लास्टी तुरंत कर देते हैं। बेसिकली एंजियोप्लास्टी जो प्रोसीजर है वो एंजियोग्राफी का ही एक्सटेंशन है, यानी एंजियोग्राफी में जो कैथेटर वो शीतम इंसर्ट करते हैं वो पार्ट्स पूरे सेम रहते हैं, बस एंजियोग्राफी में एक सिंपल कैथेटर रहता है जिसे डायग्नोस्टिक कैथेटर बोलते हैं। उसको हम हार्ट के पास ले जाके हार्ट की नली में बिठा के कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और उससे मशीन पर एक फ़ोटो आ जाती है, नलियों का जो ब्लॉकेज है वो दिख जाता है। एंजियोप्लास्टी में जब हम करते हैं तो उस डायग्नोस्टिक कैथेटर को हटा के हम एक थेरेप्यूटिक यानी गाइड कैथेटर लेते हैं। वो उससे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा चौड़ा होता है, कैथेटर वो भी होता है लेकिन थोड़ा सा चौड़ा होता है। उसको हम लेते हैं और हार्ट की नली में इंसर्ट करते हैं, उसके थ्रू हम एक वायर पास करते हैं, उस पर एक बलून चढ़ाते हैं, बलून से नली को डायलेट करते हैं, उसके बाद हम स्टेंट करके वायर को निकाल देते हैं, शीट को निकाल देते हैं। तो एडहॉक एंजियोप्लास्टी में बेसिकली कुछ टेक्निकल ये है फ़ायदा है कि पेशेंट को बार बार वो हाथ का जो हम पंचर कर रहे हैं, शीट डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो दोबारा से नहीं करना पड़ता। अगर पेशेंट को हमने समझाया कि साहब इसमें 80-90% ब्लॉकेज है और ट्रीटमेंट में एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो अगर पेशेंट रेडी है तो ऑन टेबल ही वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके लिए बार बार उसको निकालने की करेंगे और 2 घंटे बाद अगर पेशेंट बोलता है साहब मैं अब रेडी हूँ, तो फिर से हमें री पंचर करना पड़ता है। डेफिनेटली जितने बार पंचर करते हैं उतना बार पेशेंट को पेन भी होता है और उतने बार वो नली डैमेज भी होती है, क्योंकि इसमें हम आर्टीरियल पंचर करते हैं, वो सिंपल कैनुला लगाने जैसा नहीं है। कैनुला तो वेनस में उसमें लगाते हैं तो वो 2 बार भी लगाना पड़े तो उतना ब्लीडिंग या उतना पेन नहीं होता। आर्टीरियल पंक्चर में यूजली पेन भी ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होता है, और उसको निकालने के बाद पट्टी लगाई जाती है 24 घंटे तक। थोड़ा सूजन वगैरह भी उस एरिया में आ सकती है, इन्फेक्शन वगैरह का भी चांस ज़्यादा रहता है, तो इसलिए बार बार इसको करने में हम अवॉइड करते हैं। रीज़न पेशेंट का कंफर्ट भी इसमें ज़्यादा अच्छा है और ऑपरेटर का कंफर्ट भी इतना ज़्यादा अच्छा है। अगर वही पेशेंट हमें ऑन टेबल बोल देता है तो हमारे 10 मिनट में काम है, फिनिश करके एंजियोप्लास्टी को कंप्लीट कर सकते हैं। एंजियोग्राफी में 5-7 मिनट लगता है, एंजियोप्लास्टी में 10 से 15 मिनट लगता है। तो एंजियोप्लास्टी इसीलिए हम पेशेंट को बोलते हैं साथ में करने को, क्योंकि वो कन्वीनियंट है पेशेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। और अगर ब्लॉकेज 90-95% से ज़्यादा है या बहुत क्रिटिकल ब्लॉकेज है, वहाँ पर अगर हम सेम टाइम पे कर दें तो दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली उस तरह का ब्लॉकेज दवा पर ज़्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं चलने वाला। वैसे चीज़ों में वेट करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, किसी को अगर बॉर्डरलाइन ब्लॉकेजेस हैं 60-70-80%, तो हाँ थोड़ा टाइम पेशेंट दवा पर चलाना चाहे तो चला सकता है। वैसे में उसमें उतना कंपलसरी नहीं होता, डिपेंडिंग कि पेशेंट को कितने सिम्टम्स हैं और वो कितना रिस्क लेने को तैयार है। ऑब्वियसली अगर हम बिना ट्रीटमेंट किए अगर छोड़ते हैं और एंजियोप्लास्टी नहीं करते हैं तो रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। ब्लॉकेज को अगर हम नहीं ट्रीटमेंट करते हैं तो अटैक का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम उसको एंजियोप्लास्टी कर देते हैं तो दोबारा उसमें अटैक आने का चांस लेस देन 1% होता है, तो काफ़ी कम हो जाता है। सिंपल ब्लॉकेज अगर 80-90% का है तो उसमें अटैक आने का चांस 50-70% होगा, और वो अटैक कब आएगा वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। अटैक कभी भी आ सकता है, बम के जैसे कभी भी आपके घर पर फट सकता है और आप
परेशान हो जाओगे। उस समय आप हॉस्पिटल पहुंच भी पाओगे कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और तब हम अगर एंजियोप्लास्टी करते भी अटैक आने पर तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। अगर रूटीन वॉक इन पेशेंट का हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी का चांस 1% है। वही पेशेंट अगर हार्ट अटैक लेके आता है तब हम उसका एंजियोप्लास्टी करते हैं तो मृत्यु का चांस 10 गुना बढ़ जाता है। तो वैसे पेशेंट में हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपका अगर 80-90% ब्लॉकेज है, आप अटैक का वेट इसमें ना करिए। इसमें अगर आपको स्टेंट करना है तो करवा लीजिए, सेम टाइम पे हो जाएगा, आपके लिए भी कन्वीनियंट है, डॉक्टर के लिए भी कन्वीनियंट है। कंपल्सरी नहीं है। पेशेंट को डिसीजन लेने का अगर टाइम चाहिए तो वो ले सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो टाइम 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं अलाउ कर सकते, क्योंकि वो शीत ज़्यादा देर तक आप हाथ में नहीं छोड़ सकते। तो अगर डिसाइड करना है और उसी टाइम पे करना है तो 10-15 मिनट में आप डिसाइड करके बोल दो और फिनिश कर देंगे प्रोसीजर। ज़्यादा देर तक वो शीत को हाथ में रखने से हाथ में स्पाज्म डेवलप हो जाता है और वो नली चौंट जाती है। उसके बाद दोबारा उसमें प्रोसीजर करने में बहुत ज़्यादा पेशेंट को भी पेनफुल होता है, हमारे लिए भी प्रोसीजर करना बहुत मुश्किल होता है। ये खासकर हाथ से जिनको भी एंजियोप्लास्टी किया जाए उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। पाँव की नली को आप 2-4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो, लेकिन पाँव की नली को 2-4 घंटे छोड़ने में वहाँ क्लॉटिंग का चांस, ब्लीडिंग का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। आजकल ज़्यादातर ऑपरेटर हाथ से ही करते हैं। हाथ की शीत को आप 1-8 घंटे से ज़्यादा नहीं वहाँ छोड़ सकते, वो छोड़ने से उसमें पेन, ब्लीडिंग का चांस और स्पाज्म का चांस बहुत गुना बढ़ जाता है। तो वैसे केसेस में पेशेंट के लिए अच्छा रहता है कि वो उसी टाइम डिसीजन ले ले और ट्रीटमेंट करा ले। अगर वो नहीं करना चाहता है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, पर अगर डिसाइड करना है तो जल्दी करें, क्योंकि शीत को ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ सकते। नहीं करना चाहता है तो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद वो करना चाहेगा तो कर सकते हैं, मना नहीं है, कर सकते हैं। बस यही है कि दोबारा पंचर करना पड़ेगा, दोबारा ब्लीडिंग का चांस, कॉम्प्लिकेशन का चांस डबल हो जाता है। हार्ट अटैक एकमात्र सिचुएशन ऐसा है जहां नली 100% बंद होती है, तो वहां एंजियोप्लास्टी इमरजेंसी में करना ज़रूरी होता है। स्टडीज़ हैव शोन कि हर आधा घंटा जो ट्रीटमेंट में डिले होता है, मृत्यु का चांस 8% के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो अगर कोई पेशेंट का हार्ट अटैक है, वहाँ पे आप पेशेंट को टाइम नहीं दे सकते। वहाँ हमारे लिए भी मजबूरी है कि हमें, पेशेंट अगर अभी हार्ट अटैक आया और पेशेंट बोलेगा 2 घंटे बाद मैं डिसाइड करके एंजियोप्लास्टी करूँगा, तो 2 घंटे में पेशेंट का मृत्यु दर 30% बढ़ जाएगा। जो मृत्यु दर अभी जितना है 2 घंटे में टिश्यू उतना ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा कि हम नली भले खोल देंगे लेकिन मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेल्स का ऑक्सीजन सप्लाई और ग्लूकोज सप्लाई दोनों नली के थ्रू ही आता है। जब नली का सप्लाई बंद हो जाता है तो सेल्स में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलना बंद हो जाता है, ये सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। ये सेल्स हर नॉर्मली जब नली बंद होती है तो आधे घंटे में मरना चालू हो जाते हैं, 12 घंटे में डैमेज कंप्लीट हो जाता है। तो जितना पेशेंट लेट होते जाएगा, ट्रीटमेंट में लेट करते जाएगा, उतने सेल्स मरते जाएंगे और वो मरे हुए सेल्स को हम जिंदा नहीं कर सकते। वो मरे हुए सेल्स एक बार ख़त्म हो गए, लाइस हो गए या सड़ जाते तो सड़ जाते, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ये वैसे ही कि उंगली में अगर आप धागा बांध देते बहुत तेज़ और ब्लड सप्लाई बंद कर देते तो पहले लाल पड़ती फिर काली पड़ने लग जाती है। जब तक उसमें पेन हो रहा है और वो लाल है तब तक आपने उस धागे को खोल दिया, ब्लड सप्लाई चालू कर दिया तो वो एरिया सड़ेगा नहीं। पर एक बार काला पड़ गया उसके बाद आपने धागा को भी खोला तो भी वो कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, वो सड़ जाएगा वो उंगली और उसको बाद में आपको काटना ही पड़ेगा। तो वैसे ही हार्ट का भी है, जब तक नली वो एरिया जिंदा है तब तक नली को खोलने का फ़ायदा है, लेकिन अगर वो एरिया सड़ गया तो फिर आप नली को खोल भी देंगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि हार्ट अटैक वाले सिचुएशन में आप ज़्यादा टाइम मत बिगाड़िए, क्योंकि 3 या 6 घंटे बाद भी जब पेशेंट एंजियोप्लास्टी के लिए बोलेगा तो भी वो रिजल्ट एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा पेशेंट जिंदा जाए, लेकिन उसका मृत्यु दर कई गुना बढ़ चुका होगा जिसका डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर आपको उसी टाइम एंजियोप्लास्टी करने को इसलिए बोल रहा है कि अभी टिश्यू जिंदा है, बीपी मेंटेन्ड है, तो अभी एंजियोप्लास्टी करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। 3 घंटे बाद हम वही करेंगे तो मेरा डॉक्टर के स्टेप्स तो वही होंगे, डॉक्टर को एंजियोप्लास्टी जो करना है उसके स्टेप्स तो सेम ही होंगे, लेकिन पेशेंट को फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो टिश्यू सड़ चुका होगा और वो मरे हुए टिश्यू को कोई भी डॉक्टर कोई भी दवा से जिंदा नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। तो अगर वो सेल्स मर गए तो उससे पेशेंट को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो जब तक जिंदा है सेल तब तक ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा है। ये वैसे ही कि जैसे गार्डन में पौधा जीवित हो तो पानी देने का फ़ायदा है, जब पौधे मर जाएं फिर आप कितना भी पानी दो कोई मतलब नहीं है, वो मर चुके हैं पौधे, उसमें आप कितना भी पानी दो पानी वेस्ट ही होगा, पौधे तो जिंदा नहीं होने वाले। उसमें जब तक जान बाकी है तब तक आप उसमें पानी दोगे तो कुछ फ़ायदा होगा। सड़ गए पौधे, मर गए, फिर आप कुछ भी करो उससे मतलब नहीं है। तो इसीलिए इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी में हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। वहाँ पे हम पेशेंट को इंसिस्ट करते हैं कि आप जल्दी कराइए, पर ऐसा इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी का मतलब ये है कि नली जब 100% बंद हो या 95 to 99% बंद हो और नली का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो, वहाँ पे ऐसा एप्लीकेबल है। जहाँ 60, 70, 80 का ब्लॉकेज है वहाँ पे चल सकता है, वहाँ पे पेशेंट अगर टाइम लेकर डिसाइड करना चाहे तो कर सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वहाँ पे भी आपको वो हार्ट अटैक वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा और वहाँ पे भी आपको तुरंत डिसाइड करके प्लास्टिक करना है, ऐसा नहीं है। जहाँ नली का ब्लड सप्लाई चालू है और उस टिश्यू में एटलीस्ट थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई भी पहुँच रहा है, 10-20% भी अगर ब्लड पहुँच रहा है टिश्यू में, तो वो सड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो उस टाइम पे आप डिसाइड करने को 10-15 दिन, 1 महीना भी लेना है, 6 महीना भी लेना है तो दिक्कत नहीं है। पर
जहाँ हार्ट अटैक है वहाँ पे एडॉक एंजियोप्लास्टी कंपलसरी होता है, वहाँ इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी कंपलसरी होता है, वहाँ पे आप टाइम पास नहीं कर सकते। और कई बार लोग उसको गलत तरह से लेते हैं कि डॉक्टर हमें डरा रहे हैं, डॉक्टर हमें टाइम नहीं दे रहे सोचने का। ऑब्वियसली वो आपके इंटरेस्ट में है, आपके पेशेंट के इंटरेस्ट में है। कई बार रात को 2-2, 3-3 बजे जा जाके हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, वहाँ पेशेंट टाइम पास करते रहते हैं कि साहब अभी हम चाचा जी को पूछेंगे, वो बताएंगे कि एंजियोप्लास्टी करना है कि नहीं, हम फूफा जी को पूछेंगे, वो डिसाइड करेंगे, या मेरा दोस्त आने वाला है वो आके बताएगा कि क्या करना है। तो ये टाइम पास करने में डॉक्टर का टाइम भी वेस्ट हो रहा है कि वो आपके पेशेंट के साथ बैठा हुआ है क्योंकि उसको ट्रीटमेंट करना है, और आप अपने पेशेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हो कि आप अपने पेशेंट का जो एरिया बचा है उसको सड़ने को दे रहे हो, और वो एरिया एक बार मर गया तो फिर पेशेंट को फायदा नहीं होगा। और जब आप एंजियोप्लास्टी करेंगे तो आप डॉक्टर से एक्सपेक्ट करेंगे कि साहब इसमें हमें रिजल्ट दो, हमको पेशेंट जिंदा चाहिए। तो ऑब्वियसली डॉक्टर भी क्या कर सकता है, डॉक्टर तो वहाँ पे स्टेंट कर सकता है, नली खोल सकता है, लेकिन जो एरिया सड़ गया उसको जिंदा कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर। तो आपके ऊपर निर्भरता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप जल्दी डिसाइड करके डॉक्टर को बताओ। उस समय आप चाचा जी को और बुफा जी को और ताऊ जी को फोन करते बैठे रहोगे तो उसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला, उसमें उल्टा पेशेंट का मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाएगा और रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एडॉक एंजियोप्लास्टी इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस जहाँ है, जहाँ हार्ट अटैक है, नली 100% बंद है, वहाँ एप्लीकेबल है, वहाँ पे आपको इमरजेंसी करना चाहिए। वहाँ डॉक्टर अगर आपको बोल रहा है कि इमरजेंसी कर रहा है तो गलत नहीं कह रहा, वो आपको सही कह रहा है। आपके पेशेंट के बेनिफिट में है, डॉक्टर के भी बेनिफिट में है, ओवरऑल हेडेक कम हो जाता है, पेशेंट का रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। पेशेंट के भी इंटरेस्ट में है क्योंकि पेशेंट की जान बच जाती है, उसको बार बार पंचर करने का वजह से माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। जहाँ 70-80-90% का ब्लॉक है वहाँ पे आप टाइम ले सकते हैं। वहाँ एंजियोप्लास्टी करने को डॉक्टर को आपको इमीडिएट फोर्स कर रहा है तो यूजुअली कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि हाँ वहाँ पे भी मल्टीपल वेसल का ब्लॉकेज हो, या हार्ट अटैक के बाद ट्रांजिएंटली नली खुली हो तो वहाँ जल्दी हो, ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिनेरियोज। लेकिन ज़्यादातर केस में अगर रूटीन स्टेबल पेशेंट है विदाउट हार्ट अटैक वाला तो उसमें 70-80-90% वाला ब्लॉकेज में भी आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो। लॉजिस्टिकली ऑब्वियसली डॉक्टर के लिए भी बेनिफिशियल है, आपके लिए भी अच्छा है, आपके पेशेंट के लिए भी अच्छा है कि आप जल्दी डिसाइड करके कर लो, क्योंकि जो नंबर ऑफ मटेरियल्स वगैरह पास करना है, कैथेटर को निकालना है, फिर से पंचर करना है, वो सब माथापच्ची कम हो जाती है, आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। अगर आप एंजियोग्राफी के बाद तुरंत एंजियोप्लास्टी कर लेते हो तो आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। एंजियोग्राफी के बाद 4-6 घंटा या 1 दिन आपको रखते हैं, एंजियोप्लास्टी के बाद 1 से 2 दिन रखते हैं। आप एक बार एंजियोग्राफी के लिए एडमिट होगी, फिर 10 दिन बाद आके फिर प्लास्टिक कराओगे तो आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका दिन वेस्ट हो रहा है, और पेशेंट को अनकंफर्टेबल तो है ही। तो इसीलिए एडॉक एंजियोप्लास्टी रूटीन केसेस में कंपलसरी नहीं है, हाँ लॉजिस्टिकली बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि 78, कार्डियोलॉजिस्ट आपको बोल रहा है कि 70-80% में आपको इमरजेंसी करना ही करना है, तो कुछ सिनेरियोज में वो करेक्ट हो सकता है, पर ज़्यादातर केस में आप उसमें टाइम ले सकते हो डिसाइड करने के लिए, अगर आप चाहो तो। हाँ, कन्वीनियंस के लिए आप चाहो तो करवा भी सकते हो, पर वो कंपलसरी नहीं है। हार्ट अटैक एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, डिफरेंट सिनेरियो है, वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डेफिनेटली इमरजेंसी ट्रीटमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। आप जितना लेट करोगे उतना आपके पेशेंट का मरने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा, और वहाँ एक बार कंडीशन बिगड़ गई तो डॉक्टर भी कुछ खास नहीं कर सकता। बेसिकली आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया कि एडॉक यानी ऑन टेबल एंजियोप्लास्टी करने का क्या मतलब है, और वो कब ज़रूरी है, कब नहीं ज़रूरी है, कब अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि साहब जल्दी डिसाइड करके प्लास्टिक करो तो वो सही है, और कब आपको टाइम लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इस बारे में हमने बात की। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इमरजेंसी है, हार्ट अटैक है तो करना ही करना है ऑन टेबल। हार्ट अटैक नहीं है, स्टेबल पेशेंट है तो आप टाइम ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर पेशेंट्स सिनेरियो। हाँ, बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए आपकी, आप ऑन टेबल डिसाइड करो, पर कंपलसरी नहीं है। तो ये टॉपिक के माध्यम से आई होप मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इन दोनों सिनेरियोज में डिफरेंस कहाँ पे है, और दोनों में ऐसा नहीं है कि डॉक्टर गलत है, बस ये आगे आपके समझने का फेर है। आप एक केस को दूसरे केस से इक्वेट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो डॉक्टर ने डराया, वो हार्ट अटैक है तो डेफिनेटली डॉक्टर को आपको बोलना पड़ेगा कि इसमें ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, नहीं तो मर जाएगा पेशेंट। अगर हार्ट अटैक नहीं है तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। हमारे टॉपिक का, हमारे चैनल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, आपको सिर्फ अपने डॉक्टर्स, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और गूगल पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार आधी पड़ती इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम का प्रॉब्लम होता है, पेशेंट्स बहुत होते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी मिलती है। गूगल से भी इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत मिलती है, जिसको फॉलो करने से, बिना समझे फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट या कुछ और टॉपिक्स पे फ्यूचर में हमें वीडियोस बनाना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में लिख के हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। सो दिस इज डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई साइन ऑफ थैंकिंग यू
कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा सुना और समझा। आई होप कि आपको इससे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आपकी लाइफ को और आपके पेशेंट की लाइफ को बेटर बनाने में उपयोगी होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए अवेलेबल करा सकें, आपको भी वो कंटेंट इजीली और तुरंत एक्सेसिबल हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।